मशरक़ी दिल्ली में फसादात के मुकदमात में गिरफ्तार एक स्कूल के मालिक को कौमी दारुल दिल्ली की एक अदालत ने जमानत दे दी है। अदालत ने पाया है कि पुलिस ने अपने PFI पिंजरातोड़ ग्रुप और मुस्लिम उलमा के खिलाफ चार्जशीट में मुलजिम के खिलाफ पुलिस के जरिए पेश करदा सबूत मुख्तलिफ हैं। अदालत ने कहा इस बात की तस्दीक नहीं हो सकती है कि जाए वक़ू पर वो शख्स मौजूद था या नहीं। दरअसल राजधानी स्कूल के मालिक फैसल फारूक उन 8 लोगों में शामिल हैं जिन्हें 24 फरवरी को शिव विहार में स्कूल के बाहर फसाद करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। PFI से रब्त होने के इल्जाम में वो 18 मार्च से जेल में बंद थे। फारूक फैसल विक्टोरिया स्कूल के मालिक भी हैं और फसादात के दौरान उनके दोनों स्कूलों को नुकसान पहुंचा था। साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म को अपने बयानात से चीन के साजिशी रुख पर जोर नहीं देना चाहिए और ये यकीनी बनाना चाहिए ताकि हुकूमत के सभी शोबे खतरे का सामना करने और सूरत हाल को मजीद संगीन होने से रोकने के लिए आपसी इत्तेफाक राय से काम कर सकें। उन्होंने कहा कि ये वक्त पूरे मुल्क को मुत्तहिद होकर चीन की हरकतों का जवाब देना है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि भरम पैदा करने वाली तशहीर कभी भी मुस्तहकम क़यादत का मुतबादिल नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को अपने अल्फाज और ऐलान के जरिए मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ और मुफाद पर पड़ने वाले असरात के तई हमेशा मुहतात रहना चाहिए। लद्दाख में सरहद पर चीन से हालिया तनाज़ुर को लेकर मीटिंग्स का सिलसिला जारी है। इसको लेकर वज़ीर-ए-आज़म के बयान और फिर चीनी वज़ारत ख़ारजा के बयानात पर भी तबादला ख्याल हो रहा है। इस सब के बीच वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह 3 दिनों के लिए रूस के दौरे पर मॉस्को रवाना हो चुके हैं। अपने एक ट्वीट में वज़ीर दिफ़ा ने लिखा कि रूस के इस दौरे से हिंदुस्तान और रूस के दरमियान दिफ़ाई और फौजी हिकमत अमली को एक नई जोहत मिलेगी। वज़ीर दिफ़ा मॉस्को में 75वीं विक्ट्री डे परेड में भी शरीक होंगे। कानपुर के शेल्टर होम में नाबालिग बच्चियों के साथ जिनसी इस्तेहसाल का मामला सामने आया है। कोरोना से मुतासरा 57 लड़कियों में से 5 हामला पाई गई। जिला इंतजामिया ने शेल्टर होम को मोहरबंद कर दिया। रियासती ख़वातीन कमीशन ने तमाम जिला कलेक्टर से इस सिलसिले में रिपोर्ट मांगी है। नगर बालिका संरक्षण गृह संवासनी गृह में विगत सप्ताह कराए गए परीक्षणों में कोविड-19 के 57 मामले पाए गए हैं। इनमें से सभी को कोविड अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया है। इन सभी मामलों में 5 ऐसी बालिकाएं पाई गई हैं जो गर्भवती हैं। ये बालिकाएं पॉक्सो एक्ट के तहत विभिन्न जनपदों से CWC के द्वारा उनके आदेश पर इस संवासनी गृह में संदर्भित की गई थी। ये क्रमशः आगरा, कन्नौज, फिरोजाबाद, एटा और कानपुर नगर के बाल कल्याण समिति या CWC द्वारा संदर्भित मामले रहे हैं जो पहले से गर्भवती थी। इसके अतिरिक्त यहाँ रहने वाली 2 अन्य गर्भवती बालिकाएं हैं जो कोरोना नकारात्मक पाई गई हैं, जो CWC एटा तथा CWC कानपुर नगर द्वारा संदर्भित हैं। इन सभी का कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार इलाज किया जा रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत गंभीर मामला है और इस मामले पे जिस तरह से उत्तर प्रदेश का प्रशासन लीपापोती करने में लगा हुआ है या योगी प्रशासन का जो बयान आ रहा है वो बहुत ही शर्मनाक है। और आप मुझे बताइए कि कानपुर के बाल संरक्षण गृह में 7 लड़कियां गर्भवती पाई गईं और उस पे उत्तर प्रदेश का योगी का बेशर्म प्रशासन ये कह रहा है कि साहब ये लड़कियां तो दूसरे जिलों से यहाँ पे लाई गई थी। इसका मतलब कि आप मान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 7 नाबालिग बच्चियों का बलात्कार हुआ। कानपुर में बाल संरक्षण गृह जिसमें 57 बच्चियां वहाँ भर्ती हैं, वो बहुत ही दुखद समाचार इतना है। उनको कोरोना वायरस का जांच के लिए टेस्ट हुए और उसमें पता लगा कि 57 में से 5 या 7 बच्चियां वो गर्भवती हैं और एक HIV से भी ग्रसित है, HIV से संक्रमित है। तो इसमें कोई छोटा मोटा ख्याल नहीं है, इसमें गहराई से जांच होनी चाहिए जिससे बड़े के बड़े लोग उसमें बेनकाब होंगे। मुझे ऐसा पूरा उम्मीद है। और
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बात करते हैं और वास्तव में इस तरह की घटना ये क्या दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा दिखाने का कुछ हो रहा है और वास्तव में कुछ हो रहा है। और अब बात करेंगे कोरोना की। मुल्क भर में कोरोना मरीजों की मजमूई तादाद बढ़कर 4,25,282 तक जा पहुंची है। अभी तक कोरोना से 13,699 लोग हलाक हो चुके हैं। दूसरी जानिब इस बीमारी से शिफायाब होने वालों की तादाद भी लगातार बढ़ रही है। इस अरसे में 2,27,756 मरीज ठीक हुए हैं। और इस सब के बीच दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली में कोरोना टेस्टिंग 3 गुना से ज्यादा बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अभी 25,000 एक्टिव केसेस हैं, जबकि रोजाना 18,000 टेस्ट किए जा रहे हैं। केजरीवाल ने दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा, हिंद चीन तनाज़े पर कहा कि चीन के खिलाफ मुत्तहिद होकर लड़ना है। हुआ है और जनता के साथ मिलके, केंद्र सरकार के साथ मिलके हम इसे काबू करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ जिन लोगों को कोरोना हो जाए उनके इलाज की समुचित व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों में हमने टेस्टिंग बहुत बड़े स्तर पे टेस्टिंग 3 गुना कर दी है, 3 गुना से भी ज़्यादा हमने टेस्टिंग कर दी है। बीच में लोगों को अपना टेस्ट कराने में दिक्कत आ रही थी। मैं समझता हूं कि अब आपको टेस्ट कराने में दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो अब सारी लैब्स को सख्ती के साथ कहा गया है कि सही काम करना है और पूरी कैपेसिटी के ऊपर काम करना है। आज पूरा देश चाइना के खिलाफ 2 युद्ध लड़ रहा है। एक चाइना के द्वारा भेजे गए वायरस के खिलाफ और दूसरा चाइना के खिलाफ बॉर्डर के ऊपर युद्ध लड़ रहा है। हमें पूरे देश को मिलकर लड़ना है। इसमें बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई पार्टीबाजी नहीं, कोई गुटबाजी नहीं। सारे देश को एक होके कोरोना के खिलाफ भी युद्ध लड़ना है और चाइना के खिलाफ भी हमें युद्ध लड़ना है। तेलंगाना से अहम खबर, जहां पहली मर्तबा कोरोना वायरस से एक डॉक्टर की मौत देखी गई। शहर हैदराबाद में एक प्राइवेट अस्पताल चलाने वाले डॉक्टर की कोरोना से मौत हो गई। बुखार से परेशान हाल डॉक्टर को एक हफ्ता पहले ही एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। तिब्बी जांच के बाद कोरोना की निशानदेही हुई। इलाज के दौरान डॉक्टर की मौत हो गई। 70 साला महलूक डॉक्टर दीगर अमराज में भी मुब्तला थे। और वहीं तेलंगाना में कोरोना की वबा दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। कल की अगर बात करें तो एक ही दिन में रियासत भर में कोरोना के 730 नए मामले सामने आए हैं। जीएचएमसी हुदूद में 659 मामले देखे गए हैं। 7 लोगों की मौत हो चुकी है। रियासत भर में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 7,802 हो गई है। उधर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के दफ्तर पर खिदमात अंजाम देने वाला एक होमगार्ड भी कोरोना से मुतासिर पाया गया और इसी के बाद वज़ीर दाखिला होम क्वारंटीन हो गए हैं। और वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद और छोटे कारोबारियों को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। एमपी वज़ीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने इस पर कहा, कोरोना पर हम जल्द ही काबू पा लेंगे और ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस उनके लिए कहीं भी चैलेंज नहीं है। मार्केट खोल दिए, लेकिन जो छोटे लोग हैं, चाहे वो हॉकर्स कॉर्नर के हों या जो बिट्ठल मार्केट, न्यू मार्केट, कोटरा और बीएचएल, सब जगह जो मार्केट लगते थे, सब्जी मार्केट, इन पे रोक लगा दी है। उनका कहना भीड़ होगी। भाई बाकी जैसे कंट्रोल है, इसको भी कंट्रोल करके इनको तुरंत खोला जाना चाहिए। चाहे हॉकर्स कॉर्नर हो या ये जो हाट बाजार हैं, इनको भी तुरंत खोलना चाहिए। उसमें व्यवस्था करे जिला प्रशासन। लेकिन ये सबसे पीड़ित और गरीब आदमी है, इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपने व्यापारियों को खोल दिए, इनके भी खोले, ये मेरी मांग है, तुरंत खोलें। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी है। गुज़िश्ता 16 दिनों से मुतवातिर कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। दिल्ली में आज पेट्रोल 33 पैसे फी लीटर महंगा हुआ, जबकि डीजल 58 पैसे महंगा हुआ। गुज़िश्ता 16 दिनों में पेट्रोल 8 रुपये 30 पैसे जबकि डीजल 9 रुपये 46 पैसे महंगा हुआ। दिल्ली में अब पेट्रोल 79 रुपये 56 पैसे और डीजल 78 रुपये
85 पैसे फी लीटर हो गया है। कोलकाता में पेट्रोल 81 रुपये 27 पैसे, डीजल 76 रुपये 30 पैसे, चेन्नई में 82 रुपये 87 पैसे और 76 रुपये 30 पैसे, जबकि मुंबई में पेट्रोल 86 रुपये 36 पैसे और डीजल 77 रुपये 24 पैसे फी लीटर है। यही मांग है कि अभी तो जैसी परिस्थितियां हैं उस हिसाब से आदमी ऐसे ही परेशान है, तो उस कंडीशन में ऐसा करना चाहिए कि पेट्रोल के दाम ना बढ़ा के कुछ समय तक ना बढ़ाएं, उसके बाद फिर जब थोड़ी परिस्थिति सही होती है, थोड़ी सुधार होता है, उसके बाद बढ़ाएं तो आम नागरिक को उतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। दिक्कत तो बहुत हो रही है। अब आदमी जहाँ 100 रुपये बढ़ा देगा 50 रुपये बढ़ाएगा, अब क्या करे भाई, डेली चलना है उसको। नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है, तकलीफ तो सबको हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट का आवश्यकता है तो बढ़ा रही है, और बढ़ तो ज़्यादातर चीज़ें नहीं, उसमें कोई नहीं बोल रहा है। पेट्रोल हाईलाइट है, ज़्यादा दिखता है, इसलिए सबको दिख रहा है। हमारे हिसाब से बढ़ रहा है, थोड़ा कंजेस्टेड पड़ रहा है, लेकिन इतना गलत नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल नहीं रहा और उससे ज्यादा सेफ्टी के लिए तो अपनी गाड़ी यूज कर रहे हैं। गाड़ी यूज करते हुए भी यहाँ पे पेट्रोल पंप पे जब मॉर्निंग में पहुंचते हैं तो भाई कल कुछ रेट था, आज कुछ रेट है, और इसके बारे में कोई भी नहीं सोच रहा। किसको कहें सर, रोजगार है नहीं। ये पेट्रोल और डीजल के दाम तो लगभग सेम ही हो गए हैं। अब इससे तो वैसे ही लॉकडाउन चल रहा है, जेब की हालत वैसे ही, सैलरी भी प्रॉपर नहीं मिल रही है, ऊपर से पेट्रोल की इतनी कीमतें बढ़ रही हैं, आदमी कहाँ से मैनेज करे सारे खर्चे। बस ये है कि मजबूरी है। पहले इतना नहीं बढ़ता था जितना अब ये बढ़ा दिया उन्होंने। इस बारे सरकार को सोचने दे कि काम नहीं है, एक लॉकडाउन चल रहा है कि नहीं, आदमी क्या करेगा, किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा। सर अब हो तो दिक्कत बहुत ज़्यादा रही है सबको, क्योंकि अभी सैलरीज नहीं आ रही है ऑफिस में, ऑफिस भी पूरे प्रॉपर नहीं खुले हैं। अभी 15 डेज़ वर्किंग होता है, 15 डेज़ रेस्ट होता है, तो इसमें सैलरीज भी नहीं मिल रही है, प्रॉब्लम कहीं ज़्यादा दिक्कत हो रही है। लेकिन हमें तो फ्यूल भराना ही पड़ेगा, जब ऑफिस आना जाना है तो फ्यूल का तो नॉर्मल ही है, तो थोड़ा तो एटलीस्ट कम करना चाहिए। आम आदमी पे पूरा इफेक्ट पड़ रहा है सर इस पर तो, ठीक है। रोज़ रोज़ दाम बढ़ने से तो हम पैसे रोज़गार लोगों के जा रहे हैं, तो पैसा नहीं है लोगों के पास, तो डेली दाम नहीं बढ़ना चाहिए। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। और पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, अब क्या करें, रोटेट तो करना ही पड़ेगा, सर्वाइव तो करना पड़ेगा सर। आजकल गवर्नमेंट कन्वेंस वैसे भी अवेलेबल नहीं है, अपनी बाइक से ही या मोटरसाइकिल से ही चलना पड़ रहा है हमें आजकल। हर चीज़ में जब यहाँ बढ़ेगा पॉकेट पे अलाउ करेगा, फिर और भी जगह हम लोग तो छोटा मोटा वाले जो जिसको गाड़ी उड़ी है, जिससे प्राइवेट काम जिससे चलता है, उसमें तो फर्क पड़ेगा ही। महंगाई भी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, बहुत असर पड़ रहा है। पहले जो 46 रुपये 76 रुपये आ रहा था, अभी 82 रुपये में आ रहा है, 6 रुपये का लीटर में अंतर हो गया। और महीने में लगभग जो 40 से 50 लीटर तेल का हमको ज़रूरत होता है। पेट्रोल का रेट तो कम होना चाहिए, ऊपर से जो टैक्सा बढ़ा दे रहा ना, सेल टैक्स स्टेट वाले सेंट्रल वाले वो लोग ले लिए, तो फिर आपको रेट तो ज़्यादा बढ़ने वाले ना। गवर्नमेंट को क्या बोलते, गवर्नमेंट का कौन सुनता भाई, गवर्नमेंट करते रहती है, हुकूमत बढ़ाते रहती है, और क्या है। कम होना है, हाँ कम होना ना भाई, कम हुआ तो सुकून रहता ना। It's very high these days. People like us can't afford this because we are the students, and in this pandemic it's a very huge loss for us to roam like this. Government should do something regarding this. पेट्रोल के वजह से बहुत परेशानी और रेट ज़्यादा हो रहा ना, कुछ भी नहीं बच रहा पैसे। तो गवर्नमेंट वाले थोड़ा कम करे तो अच्छा रहता है, बोल के सोचते हैं। उससे तो बहुत तकलीफ हो रही ना भाई। अभी एक तो ऐसे ही सैलरी नहीं मिल रही है, जॉब नहीं है, अभी इस पर महंगाई ऐसा बढ़ते जा रही है, पेट्रोल का इतना भाव बढ़ गया, क्या करने का क्या खाने का, ऐसा लग रहा है तो जीना बहुत मुश्किल हो रहा है। बहुत बढ़ गया है पेट्रोल का तो बोलो ही मत। काम धंधा पेट्रोल के लिए छोड़ना पड़ेगा, बहुत फ़र्क पड़ता है। पगार कम है, पेट्रोल ज़्यादा है। पगार में तो इतना कम से कम 4-5 हज़ार का ये होता है पेट्रोल के हिसाब से हर महीने का। उनका ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212।
उधर पेट्रोल और डीजल की 16वें दिन भी बढ़ती कीमतों के खिलाफ दिल्ली में जबरदस्त मुजाहरा किया गया। NSUI यानी नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के कारकुनों ने अनोखे अंदाज में मुजाहरा किया। कुछ मुजाहरीन ने रिक्शा खींचकर तो कुछ ने कारों को धक्का लगाकर बढ़ी कीमतों के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया। मुजाहरीन ने हुकूमत के खिलाफ पुरजोर नारेबाजी भी की और पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने का मुतालबा किया। देखिए, सबसे पहले तो कोरोना की मार थी। आज के इस समय में देश के प्रधानमंत्री जी को, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का बनता था देश की गरीब जनता को राहत दे, लेकिन राहत देना तो बड़ी दूर की बात रही। कोरोना के समय में भी 3 बार जो है पेट्रोल डीजल की कीमतें जो है बढ़ाई गई, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें जो है कम है। आप समझ सकते हैं कि जब पेट्रोल और डीजल की रेट बढ़ते हैं तो ये जो बार है आम जनता पे पड़ता है। सब्जियों की कीमत बढ़ते हैं, राशन की कीमत बढ़ते हैं। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये सोई हुई जो सरकार है, निकम्मी सरकार है, वो जागे। बिहार में असेंबली इंतखाबात की सुगबुगाहट के दरमियान सियासी हलचल जोरों पर है। इस बीच जीतनराम मांझी ने एनडीए में शामिल होने का इशारा दे दिया है। उन्होंने महागठबंधन को 25 जून तक के लिए आखिरी अल्टीमेटम दिया है और वो इस सिलसिले में 26 जून को बड़ा फैसला ले सकते हैं। मांझी का कहना है कि सियासी इम्कानात के खेल में मुफाहिमत और मुखालिफत का सिलसिला तो चलता रहता है। रणनीति की बात है, रणनीति स्पष्ट उसी दिन होगी। 26 को हमारी बैठक होगी, बैठक में विचार करेंगे, उसके बाद आप पहुँचेंगे। कानून साज काउंसिल के इंतखाबात को लेकर आरजेडी में टकराव शुरू हो गया है। टिकट को लेकर खींचतान के बीच पार्टी लीडरों ने ही तेजस्वी यादव के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी है। पटना में राबड़ी देवी की रिहायशगाह के बाहर आज बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनों ने तेजस्वी यादव के खिलाफ नारेबाजी की। नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ जो है राघोपुर के जो लोग हैं वो यहाँ पे राबड़ी देवी के आवास के बाहर आवाज बुलंद कर रहे हैं और भोला यादव के नाम से नारेबाजी कर रहे हैं। हम यहाँ पे जो लोग हैं ये मौजूद, इनसे बात करते हैं, आखिर नाराजगी की वजह क्या है इनसे जानते हैं, बात करते हैं। ये बताइएगा कि आप लोग क्यों यहाँ पे आ रहे हैं? क्या देखिए, हम कोई पार्टी के आदमी नहीं है, किसी पार्टी से कोई ताल्लुकात नहीं है, लेकिन राजद के प्रति आस्था रहता है। हम लोग को मालूम हुआ कि ये भोलाऊ को नहीं बनाया जा रहा है एमएलसी, तो अपनी बात रखने आए। हमारे नेता है, हम नेता के पास अपनी बात रखने आए हैं। नेता को निर्णय करना होगा कि क्या करना है, और मैं मानता हूं कि इस बार वर्कर को तवज्जो मिलेगा और भोलाऊ एमएलसी बनेंगे। क्या लगता है, तेजस्वी मानेंगे आप लोग? मानेंगे। तेजस्वी नेता है और लोगों के मर्ज को समझने का काम करते हैं और समझेंगे, विचार करेंगे, पुनर्विचार तो नहीं विचार करेंगे। हम चाहते हैं कि हम लोग आ रहे हैं कि शुरू से भोला बाबू ये राष्ट्रीय जनता दल का सीचे हैं राघोपुर में, और पूरा बिहार में एक ऐसा क्षेत्र है जो राघोपुर है जिससे राष्ट्रीय जनता दल का नाम जाना जाता है। और वैसे असमी जो भीष्म पितामह है राघोपुर का भोला बाबू, अगर उनको जगह नहीं मिलता है एमएलसी में तो हम लोग को तो दिक्कत लगेगा थोड़ा, क्योंकि उनका नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं और उनका नेतृत्व में काम करते हैं और उनका मान सम्मान नहीं मिलता है तो हम लोग को जाहिर है कष्ट होगा। ये राघोपुर के लोग हैं, सीधे तौर पे कह रहे हैं कि भोला बाबू जो हैं उनको मान सम्मान मिलना चाहिए, कार्यकर्ताओं को मान सम्मान मिलना चाहिए। और चूंकि एमएलसी का चुनाव है, 3 सीट पे जो है वो कैंडिडेट को उतारना है और इन लोगों का सीधे तौर पे कहना है कि कार्यकर्ताओं की अनदेखी अगर की जाएगी तो इसका हम विरोध करेंगे। हालांकि ये उम्मीद जता रहे हैं कि तेजस्वी इनकी मांगों पर विचार करेंगे और जो है अपने जो निर्णय है पार्टी के कार्यालय का, जिसके बारे में इनको जानकारी मिली है कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं उन्हें एमएलसी का कैंडिडेट बनाया जा सकता है, तो उस पर तेजस्वी पुनर्विचार करेंगे। खैर देखना होगा कि तेजस्वी अपने क्या निर्णय लेते हैं और इन लोगों की जो उम्मीद है उस पर कितने खरे उतरते हैं। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार में असल में इंतखाबात की दस्तक के साथ ही बीजेपी के लीडर अब घर घर जाकर मुहिम चलाने में लग गए हैं। दरअसल बीजेपी ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसमें पीएम मोदी के एक खत को लोगों तक पहुंचाना है। इस खत में पीएम मोदी ने मरकजी हुकूमत के बड़े फैसलों के साथ आवाम के लिए चलाई जा रही फलाही स्कीमों का जिक्र किया है। उनकी एक पार्टी है जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम निश्चित हुआ है जिसके तहत
पार्टी को जन जन तक पहुंचाना है, घरों तक पहुंचाना है कि लोग जान सकें कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या किया है। प्रधानमंत्री जी का जो पत्रक आया है, इस पत्रक के माध्यम से मुझे घर घर जा करके 6 साल के अंदर में भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो भी आज विकास का काम हुआ है, वो सारा विकास को काम को जनता के बीच घर घर पहुंचाना। घर हम लोग संपर्क अभियान कर रहे हैं, हम अपने केंद्र के सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच में लेकर के जा रहे हैं। हमने आपको पिछले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था, जो हम लोग विशेष रूप से अपनी उपलब्धियों के पर प्रकाश डाला था, तो हम लोग का जो उपलब्धि है उसको जनता को अवगत करा रहे हैं। की वजह से बंद पड़े स्कूलों को लेकर बिहार के वजीर तालीम कृष्ण नंदन वर्मा ने बड़ा बयान दिया है। कृष्ण नंदन वर्मा का कहना है कि बच्चों के गार्जियन, स्कूल इंतजामिया और अवामी नुमाइंदों से बातचीत के बाद जुलाई के आखिर तक स्कूल खोल दिए जाएंगे। ताहम कृष्ण नंदन वर्मा के मुताबिक सभी लोगों से इत्तेफाक राय के बाद ही स्कूल खोले जाएंगे। टीचर से, सामाजिक कार्यकर्ताओं से, सब लोगों से राय जानने की कोशिश की है कि स्कूल को खोला जाए कि नहीं। तो ये ओपिनियन हम लोग को मिल रहा है और उसके बाद इस पर हम लोगों की सहमति बनी। समझते हैं कि जुलाई के आखिर तक हो सकता है और पहले अगर सहमति बन गई तब। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अब ऑटो ड्राइवर्स का भी कोरोना टेस्ट होगा। रायपुर में कोरोना के बढ़ते मामलात के पेश नजर ये फैसला लिया गया। जिला इंतजामिया इस सिलसिले में पूरी तरह से चौकस है। में एक कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और यही वजह है कि अब सरकार नए तरीके से प्रयास कर रही है। जिला प्रशासन के साथ नगर निगम और महिला बाल विकास विभाग की टीम अब रायपुर में डोर टू डोर सर्वे करेगी। इसके तहत प्रशासन ने हेल्थ कार्ड तैयार कर लिया है और अब ऑटो रिक्शा चालक, ट्रक ड्राइवर, सब्जी फल विक्रेता, क्लिनिक के कर्मी, दुकानदारों की भी रैंडम टेस्टिंग होगी और इसके जरिए लगातार उनकी जांच होगी और पता किया जाएगा कि वो कहीं संक्रमित तो नहीं है। इस अभियान की शुरुआत 23 जून से होगी और इसको लेकर जिला प्रशासन स्तर पर तैयारी पूरी कर दी गई है। बताया जाता है कि अगर हम बात करें तो राजधानी रायपुर में लगातार जो कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और खासतौर पे अगर हम बात करें तो ऑटो रिक्शा चालक और सब्जी और फल विक्रेता जो है वो हजारों की संख्या में है और इनकी जांच करना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती हो रही थी। ऐसे में अब ये तरीका निकाला गया है ताकि घर घर जाकर डोर टू डोर नॉक किया जाए और उनकी जांच की जाए और साथ ही इनका हेल्थ कार्ड तैयार किया जाए ताकि जो संक्रमण का खतरा है वो रोका जा सके। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। झारखंड के उलमाए कराम ने लद्दाख के गलवान में चीनी जारहियत में हिंदुस्तानी जवानों की शहादत पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। इन उलमाए कराम ने मरकजी हुकूमत से चीन की नापाक हरकत के खिलाफ सख्त कदम उठाने का मुतालबा किया। साथ ही इन्होंने आवाम से चीन में बने सामानों की बाइकॉट की भी अपील की। वाज़ेह है कि चीनी अफवाज की जारहियत में शहीद होने वाले 20 जवानों में 2 का ताल्लुक रियासत झारखंड से था। साजिश जो की है, हमारे पीठ पे खंजर मारा है, मैं इस वक्त उनकी अपने तहे दिल से उसकी मजम्मत करता हूं और मैं अपने वज़ीर आज़म से गुजारिश करता हूं कि वज़ीर आज़म इसका बदला लें क्योंकि अब ये दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है और लोगों के अंदर एक परेशानी है। मैं अपने वज़ीर आज़म से गुजारिश करूंगा कि चीन का बदला मुँह तोड़ जवाब दिया जाए और उसको बता दिया जाए कि हमारी ताकत व क़ुव्वत कितनी है। मैं पूरे भारतवासियों से एक अपील करता हूं कि चाइना को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए उसे सबसे पहले माली हालात से, इक़्तिसादी हालात से उसे कमज़ोर करना चाहिए। चाइना का जितना भी प्रोडक्ट्स है, जितने भी सामान है, जितनी भी उसकी कंपनियों के सामान हैं, भारत में किसी भी दुकान पर है तो उसे बिल्कुल प्रतिबंध लगाना चाहिए और हमें खुद भी उसे लेने से दूरी रखना चाहिए। अगर हमारे घरों में भी है तो उसे भी रोड पर निकाल के डाल देना चाहिए ताकि चाइना को उसकी हरकत का पता चल जाए कि हम जो भारतवासी हैं हम चाइना से डरने वाले नहीं हैं। रांची के इस्लाम नगर के लोगों की परेशानियां हैं कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। बारिश के इस मौसम ने एक लंबे अरसे से झुग्गी झोपड़ियों में रहने को मजबूर इन लोगों की परेशानियों को मजीद बढ़ा दिया है। झारखंड हाईकोर्ट ने इन उजड़े हुए लोगों के लिए इसी मुकाम पर रिहाइश का इंतजाम 13 माह के अंदर करने का हुक्म दिया था, लेकिन रियासती काबीना के जरिए 32 करोड़ की रकम से तामीर होने वाली रिहाइश इन्हें कब फराहम की जाएगी ये कहना मुश्किल है। वाज़ेह है कि नाजायज तजावुज़ात हटाने के नाम पर इस्लाम नगर और अली नगर के सैकड़ों कच्चे पक्के मकानों को साल 2011 में बुलडोजर्स के जरिए मुनहदिम करवा दिया गया था। बाद में गरीब खानदान बेसरो सामानी के आलम में दोबारा
इसी मुकाम पर रहने को मजबूर हुए। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं urdu.news18